नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। गुजरात के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंकवाद के मुद्दे को उछाल दिया। सूरत में मोदी के रोड शो में आज भारी भीड़ जुटी। उधर केजरीवाल ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला है। इधर दिल्ली में एमसीडी की लड़ाई में वीडियो वॉर और तेज हो गया तो देश की सबसे उलझी मर्डर मिस्ट्री में कुछ और सवाल खड़े हो गए हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए बड़ी खबरें क्या हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, गुजरात के रण में आतंकवाद पर मोदी का हमला हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर है, तो पहली बड़ी खबर देख रहे हैं आप, गुजरात के रण में मोदी ने हमला बोला। दूसरी बड़ी खबर में गुजरात को लेकर केजरीवाल ने एक भविष्यवाणी करी है। तीसरी बड़ी खबर, वीडियो वाली कंपनी बनाम मसाज सेंटर। चौथी बड़ी खबर, पॉलीग्राफ टेस्ट में चकमा, नार्को में खुलेंगे राज। पांचवी बड़ी खबर है, 8 साल बाद वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता कोस्टारिका। तो गुजरात के रण में आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। खेड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने गुजरात में आतंकियों को पकड़ा था, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकियों को बचा रही थी। 14 साल पहले की मुंबई की तस्वीरें भी मुझे याद आ रही थी। मुंबई में जो हुआ वो आतंकवाद की पराकाष्ठा थी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सूरत, अहमदाबाद के विस्फोटों में मारे गए थे गुजराती। और इसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन क्यों करती है कांग्रेस। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आतंकवादियों के समर्थन में रो पड़े थे कांग्रेस के नेता। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के खेड़ा में एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर औकात वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी को औकात दिखा देंगे ऐसा बयान दिया था। हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो झुककर चलने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के लोग ही मेरी शिक्षा और संस्कार हैं। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की बात पर मुहर लगा दी थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आप पर हमला करते हुए कहा कि वो कांग्रेस और आप पर हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं दोनों पार्टियां। जब तक वोट बैंक की राजनीति का सफाया नहीं हो जाता तब तक आतंकवाद का भूत बना रहेगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। मुंबई से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी। आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीक कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से मन की बात भी की। मन की बात कार्यक्रम के 95वें संस्करण में पीएम ने कहा कि ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब भेजे गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा अवसर बनकर आया है।
हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर फोकस करना चाहिए। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है, ये इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी भारत को आज़ादी के अमृतकाल में मिली है। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 95वें संस्करण के जरिए लोगों को संबोधित किया। G20, भारत के स्पेस सेक्टर में जगह, भारतीय संगीत की लोकप्रियता सहित कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। इस मौके पर पूरा उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। पर्यावरण, सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान भारत के पास वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम, वसुधैव कुटुंबकम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भजन भी प्ले किया गया। पीएम ने कहा कि हम बहुत तेजी से इस कार्यक्रम के शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का एक और माध्यम है। गांव शहर से आए पत्रों को पढ़ना मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। स्पेस सेंटर में भारत ने रचा इतिहास। और भारत ने सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे भारत और भूटान ने मिलकर विकसित किया था। पीएम ने यह भी बताया कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मन की बात में नागा संस्कृत का भी उन्होंने जिक्र किया। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले हर पार्टी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचार के दौरान एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कैसे गुजरात में सियासी दंगल अपने चरम पर है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचार के दौरान एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि पहली बार 27 साल के अंदर बीजेपी इतना बौखला गई है। यहाँ लोग डरे हुए हैं। पहली बार मैंने सुना कि वोटर बताने में डरता है कि वोट किसे दे। बीजेपी के वोटर्स आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज मैं लिखकर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बन रही है। उनकी ये बौखलाहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं उसका जवाब देता हूं। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो, 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है कि जी मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं, लेकिन डर लगता है आम आदमी पार्टी कहने से। ये कारण है कि बीजेपी बुरी तरह से हुई है। पुरानी पेंशन लागू करने का किया वादा। पुरानी पेंशन लागू करने का वादा करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम जारी कर दी जाएगी। बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, होमगार्ड और वर्कर हैं। इनके कई सारे मुद्दे हैं, हम सारे कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कर देंगे। मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है।
2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख कर दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएगी। किसी ने यही किया, लेकिन कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। इसलिए मैं आज आप सबके सामने लिखकर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग लोग मेरे से पूछते हैं, उसकी जरूरत नहीं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बन रही है, ये बात आज आप नोट कर लीजिए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एक नमूना करार देते हुए उन पर और उनकी पार्टी पर आतंकवाद और भ्रष्टाचार का समर्थन करने का एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। भारत की और कोई दुश्मन टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि इसे मालूम है जब कोई टेढ़ी नजरों से भारत की सीमा में देखेगा, आज कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था? रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर अपने मुस्लिम वोट बैंक के कारण अन्य लोगों के धर्मों का सम्मान नहीं करने का भी आरोप लगाया है। केजरीवाल ने किया पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन पर कटाक्ष करने को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा है कि लोगों को बीजेपी को वोट देना चाहिए। अगर वो अभद्र भाषा, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा, और अगर आप स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के कनेक्शन और सड़क चाहते हैं तो अपना वोट मुझे दें। कुल मिलाकर गुजरात में राजनीति का सेंसेक्स इन दिनों अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो गुजरात चुनाव के बाद अब बात करते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनावों की। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वीडियो वार ने जोर पकड़ लिया है। तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सत्येंद्र जैन के सेल में जेल कर्मियों को साफ सफाई करते हुए देखा जा सकता है। वहीं सत्येंद्र जैन को अपनी सेल में कुछ लोगों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी तुरंत आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार हमला बोला। सुनिए क्या कहा उन्होंने संबित पात्रा ने। राजधानी का एक मंत्री, और वह भी देश के कैपिटल का एक मंत्री जो जेल मंत्री रह चुका है, जब वो जेल में जघन्य अपराध के कारण बंद है और किस प्रकार से पूरा प्रशासन जेल का उसके सामने झुका हुआ नजर आता है, और किस प्रकार से उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, और किस प्रकार से वो जेल में रहकर भी डिक्टेट करता है टर्म्स। ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उसकी सरकार और उसकी जो तरीके हैं, उसके ऊपर एक बहुत सीरियस प्रश्न चिन्ह लगाता है। बंधुगण, क्या कारण है? क्या कारण है कि इतने ब्लेटेंटली, इतने खुले तरीके से झूठ बोलकर एक मुख्यमंत्री अपने लिए एस्केप रूट ढूंढ के बाहर निकल जा रहा है? एक मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आता है और कहता है कि ये जो सत्येंद्र जैन है, इसका जो मसाज हो रहा था ये डॉक्टरी एडवाइस पे हो रहा था, और एक फिजियोथेरापिस्ट उसको मसाज दे रहा था। सत्येंद्र जैन जी के जो वकील है, उन्होंने कोर्ट में जाकर दलील दी कि एक पर्टिकुलर टाइप की डाइट की उनको आवश्यकता है और डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, और इसलिए ये सलाद और ये जो मेवा, ये जो काजू, ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये बहुत ही आवश्यक है।
मगर मुझे इस बात का बहुत ही दुख के साथ आपको सच्चाई मुझे रखना पड़ रहा है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को देखिए। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि दिस इज वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं आप जो सीसीटीवी के जरिए सामने आई हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जेल में किस तरह साफ सफाई हो रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जेल के सुपरिटेंडेंट खुद सत्येंद्र जैन से मुलाकात करने के लिए उनके सेल में आए हैं। ये जलवा है सत्येंद्र जैन का वहाँ पर, और किस तरह से स्वादिष्ट व्यंजनों का जेल में आनंद ले रहे हैं। जेल में रहते हुए इस तरह का भोजन आम कैदियों को मिलना नसीब नहीं होता है। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मसाज किया जा रहा है, और इस मसाज को केजरीवाल ने कहा था कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। बीजेपी इस कैदी को रेपिस्ट बताकर मजाक उड़ा रही है। और बात करते हैं राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी कलह की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच तनातनी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए राजस्थान में संगठन सर्वोपरि है और इसकी मजबूती के लिए जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर में पड़ाव के दौरान जयराम ने संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान के मसले का हम वही हल चुनेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा। इसके लिए अगर हमें कठोर निर्णय लेने पड़े तो कठोर निर्णय भी लिए जाएंगे। अगर गहलोत और पायलट के गुटों के बीच समझौता कराया जाना है तो समझौता कराया जाएगा। दरअसल गहलोत और पायलट की रार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान के मसले के उचित हल पर विचार कर रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि मैं इस हल की कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता। इस हल की समय सीमा केवल कांग्रेस नेतृत्व ही तय कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गहलोत और पायलट दोनों की ज़रूरत है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया था और कहा था कि उन्होंने 2020 में कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी और सरकार को गिराने की साजिश रची थी, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और बात करते हैं दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। खबरों की माने तो ये दावा किया जा रहा है कि जंगल से मिली हड्डियां और श्रद्धा के पिता के ब्लड सैंपल का डीएनए मैच हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक लैब को जंगल से मिली हड्डियों के टुकड़े दिए थे। इन हड्डियों का डीएनए और श्रद्धा के पिता के ब्लड सैंपल का डीएनए मिलाया गया जो कि मैच हो गया। अब दिल्ली पुलिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हालांकि पुलिस को अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। फाइनल रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लग सकता है। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया हुआ है और आफ्ताब को तिहाड़ के जेल नंबर 4 में रखा गया है। हालांकि उसे सुरक्षा कारणों की वजह से अलग सेल में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। तिहाड़ में उसे एकदम टेंशन फ्री देखा गया। श्रद्धा केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को उल्टी सीधी जानकारी दे रहा आफ्ताब अब तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। तो अब तक क्या क्या हुआ है इस केस में? 8 मई को आफ्ताब श्रद्धा को लेकर दिल्ली पहुंचा। 15 मई को छतरपुर के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए दोनों। 18 मई को श्रद्धा से झगड़े के बाद आफ्ताब ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। शव के 35 टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रखा। रोज एक एक टुकड़ा महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। आफ्ताब ने ऐसा 18 दिन तक लगातार किया। 26 अक्टूबर को आफ्ताब को पूछताछ के लिए वसई मुंबई बुलाया गया। 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। 14 नवंबर को पुलिस आफ्ताब के फ्लैट पर पहुंची। आफ्ताब के किचन में खून के धब्बे मिले। पुलिस ने आफ्ताब के साथ महरौली के जंगल में श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की तलाश करने में मदद की। पुलिस को 17 टुकड़े मिल गए। इनके डीएनए जांच कराई जा रही है। आफ्ताब की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई और फिर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ। 26 नवंबर को कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस कस्टडी 13 दिनों के लिए बढ़ा दी। संभव है कि उसका नार्को टेस्ट 18 नवंबर को किया जाए। और एक बुरी खबर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्हार शाह रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गिरने से
हादसा हो गया। खबरों की माने तो इस घटना में करीब 20 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के दौरान कई यात्री करीब 60 फीट की ऊंचाई से पुल से ट्रैक पर गिर गए। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल शाम करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। यह हादसा तब हुआ जब कई यात्री ट्रैक पार कर रहे थे। आपको बता दें कि ये फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म 1 और 2 को जोड़ता है। चीन में एक तरफ कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है तो दूसरी ओर वहां के लोगों में सख्त कोविड नियमों को लेकर कम्युनिस्ट सरकार के प्रति नाराजगी अब गुस्से का रूप ले चुकी है। लोगों में गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि नागरिकों के बीच से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। चीन की सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में सख्त कोविड प्रतिबंधों को लागू कर रखा है। इसको लेकर चीन के लोग गुस्से में हैं। चीन के अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अपनाई जा रही सख्ती से लोग परेशान हैं। लोगों का गुस्सा अब चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमोत्तर चीन के शिनजियांग प्रांत के उरुमकी के एक आवासीय इमारत में आग लगने से 10 लोगों की मौत भी हो गई। और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शंघाई में लगा स्टेप डाउन जिनपिंग का नारा है। अलग इलाकों के सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर आए। कोविड को लेकर सरकार की सख्त नीतियों से लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी को हटाओ, कम्युनिस्ट पार्टी पद छोड़ो और शी जिनपिंग पद छोड़ो जैसे नारे लगा रहे हैं लोग। लोगों का मानना है कि सख्त कोविड नियम लागू नहीं होते तो घटना पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। आगजनी घटना में इतने लोग हताहत नहीं होते। यहाँ के लोग तुरंत लॉकडाउन हटाने की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। पुलिस लोगों को ही बता रही है जिम्मेदार। इसके लिए मरने वालों की संख्या के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम कोविड के लिए PCR नहीं कराना चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, प्रेस की आज़ादी चाहिए। उरुमकी में 3 महीने से ज़्यादा वक्त से लॉकडाउन लागू है। स्थानीय प्रशासन ने शहर के कुछ मोहल्लों से कोविड प्रतिबंधों को हटा लिया है। चीन के लांझू में लोगों ने भी कोविड स्टाफ के लिए बनाए गए टेंट को उखाड़ फेंका। टेस्ट के लिए बनाए गए बूथों को तोड़ दिया। लोगों का कहना था कि बिना पॉजिटिव पाए ही उन लोगों को लॉकडाउन के तहत रखा गया था। और बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप में कोस्टारिका ने आज चौंका दिया। उसने 8 साल के बाद वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता। जापान के सामने कोस्टारिका की टीम थी। इस मैच में कोस्टारिका ने जापान को 1-0 से हरा दिया। वहीं इस जीत के बाद कोस्टारिका की राउंड ऑफ 16 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। इससे पहले जापान की टीम ने ग्रुप ई के अपने पिछले मैच में 4 बार के चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया था, लेकिन इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। कोस्टारिका की बात करें तो इस टीम को अपने पिछले मैच में स्पेन के खिलाफ 7-0 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि फीफा रैंकिंग में जापान 24वें और कोस्टारिका 31वें नंबर पर काबिज है। इस मैच का पहला गोल कोस्टारिका के खिलाड़ी केशर फुलर ने किया। उन्होंने यह गोल 81वें मिनट में किया। ये कोस्टारिका का इस वर्ल्ड कप में पहला शॉट ऑन टारगेट था और उसी पर कोस्टारिका गोल करने में कामयाब रहा। वहीं इससे पहले हाफ टाइम तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई थी। हालांकि बॉल पोजीशन के मामले में कोस्टारिका की टीम जापान से बेहतर दिखी। कोस्टारिका का बॉल पोजीशन 58% और जापान का 42% रहा। बहरहाल इस जीत के बाद कोस्टारिका की राउंड ऑफ 16 में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जनतंत्र टीवी के साथ बने रहिए।